जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज में ईपीपीएस और पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी फैक्टर एनालिटिकली डिराइव्ड इन्वेंटरीज, जिसमें 16 पीएफ 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स टेस्ट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। 16 पीएफ जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टेस्ट, अगेन ये भी नॉर्मल पॉपुलेशन पे यूज़ किए जाने वाला टेस्ट है। इसको फैक्टर एनालिटिकली ड्राइव्ड इन्वेंटरीज में क्यों शामिल किया गया है, ये हम स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था तीनों क्लासिफिकेशंस की रैशनल को। तो ये टेस्ट जो है वो इसके 5 फॉर्म्स हैं बेसिकली। इसके भी जैसे आपने जो पर्सनालिटी का टेस्ट जो है वो देखा है थ्योरी गाइडेड में पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म, तो इसके जो सब फॉर्म्स हैं इसमें फॉर्म ए बी सी डी और फॉर्म ई है। इसमें फोर्स चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने ईपीपीएस में देखा कि फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी फोर्स चॉइस क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हैं वो इन टेस्ट में डिफरेंट हैं। इन टेस्ट की ऑप्शंस जो है वो फॉर्म ई जो है उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। 2 ऑप्शंस को हम चेक करते हैं, जबकि ए बी सी और डी में 3 ऑप्शंस यानी रिस्पांस अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिनमें से आपने एक चूज करना होता है। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, जैसे एक स्टेटमेंट है कि आई मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन, अब ए है फीलिंग्स, बी ऑप्शन है फीलिंग्स एंड रीजन इक्वली, और सी है रीजन। तो इनमें से एक जो है वो चूज करेगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं दोबारा यहीं से अगेन स्टार्ट करता हूँ इसको। जी, तो इसमें जो ऑप्शंस होती हैं वो जो 3 ऑप्शंस हैं ये आपको फॉर्म ए बी सी और डी में इसी तरह से 3 ऑप्शंस मिलेंगी, जबकि फॉर्म ई में 2 ऑप्शंस होती हैं। उनमें से क्लाइंट ने जो है वो एक चॉइस को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इसमें जो फॉर्म्स के आइटम्स हैं वो पांचों फॉर्म्स में फिर वेरी करती हैं। ये 105 से लेके 187 तक हैं। जो फॉर्म आप यूज़ कर रहे होंगे उस फॉर्म की जितनी आइटम्स हैं वो एप्लीकेबल होंगी। मैक्सिमम जो है वो 187 और मिनिमम 105 आइटम्स जो हैं वो इसमें मिलती हैं आपको। ये बेसिकली जब ये टेस्ट डेवलप किया गया था तो ये 3rd से लेके 7th ग्रेड तक के बच्चों के लिए, यानी 3 क्लास से 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए जो है वो इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। लेकिन अब हम इसको एडल्ट पे भी यूज करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स पे भी एंड एडल्ट्स पे भी ये टेस्ट एप्लीकेबल है। जो इसके बाद में नॉर्म्स अगेन जो है वो सिलेक्ट किए गए, नॉर्म इसका नॉर्मेटिव ग्रुप जो है वो डिफरेंट सिलेक्ट किए गए, उन पे जो है वो वर्किंग की गई। तो इसमें जो है हमारे पास रेंज इसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हम बड़े बच्चों पे और नॉर्मल एडल्ट्स पे भी ये टेस्ट यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसको 30 to 60 मिनट्स में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्लाइंट्स 60 मिनट से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कुछ 30 मिनट से जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये एक रेंज है इसके एक्सपेक्टेड टाइम की। ये कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये इस टाइम लिमिट में होना चाहिए, बल्कि ये इसकी एक रेंज है जिसमें नॉर्मली जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं इस टेस्ट को कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा, जैसे अगेन हमने वो बात की थी कि ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड पॉपुलेशन या एबनॉर्मल पॉपुलेशन के लिए नहीं, बल्कि ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है। इस टेस्ट में जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स कैटल ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो फैक्टर्स जो हम डिटेल में उनको देखेंगे, वो फैक्टर एनालिसिस के थ्रू जो है वो जिस तरह से आए, जिस तरह से डिराइव किए गए, वो प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो वो जो 16 फैक्टर्स अभी हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उन 16 फैक्टर्स के साथ 4 सेकेंडरी ऑर्डर इंडाइसेस भी कैटल ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये 16 वो पर्सनालिटी ट्रेट्स और 4 सेकंड ऑर्डर इंडाइसेस मिला के इसके टोटल 20 इंडाइसेस होते हैं, जिसमें पर्सनालिटी फैक्टर्स अगेन 16 ही गिने जाते हैं। 4 एडिशनल जो इंडिकेटर्स हैं वो सेकंड ऑर्डर इंडाइसेस कहलाते हैं इस टेस्ट में। ये कैरियर काउंसलिंग में ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग चेक करने के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, न्यू क्लाइंट न्यू पर्सन्स को, पर्सनल को सिलेक्ट करने के लिए, उनकी जॉब एलोकेशन के लिए, ड्यू नेचर ऑफ जॉब डिसाइड करने के लिए, इन सारे कामों के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है। इसके जो ये 16 फैक्टर आपको यहाँ पे नजर आएंगे और उनमें टेंशन के बाद जो आखिरी 4 हैं, एक्सट्रोवर्जन, एंजाइटी और टफ वॉइस और इंडिपेंडेंस, ये आपको एज एन एडिशनल डिवाइस जो है वो इंडाइसेस आपको इसमें मिलते हैं। 16 फैक्टर जो कैटल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे वो कौन कौन से थे? दैट वाज वार्मथ, इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, इम्पल्सिविटी, कंफॉर्मिटी, बोल्डनेस। ये कंफॉर्मिटी को हमेशा याद रखिएगा, ये कंफॉर्मिटी है, इट इज टू कंफॉर्म विद अदर्स। ये कंफर्मिटी नहीं है, अक्सर लोग स्पेलिंग लिखते हुए स्टूडेंट्स इसको कंफर्मिटी लिख देते हैं, उसका और मतलब होता है, कंफर्म से डिराइव्ड है। ये कंफॉर्मिटी इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ कंफॉर्म। द वर्ड कंफॉर्म का मतलब है कि आप दूसरों के साथ मिलके कितना चलते हैं। Then boldness, sensitivity, suspiciousness, imagination, shrewdness, insecurity, radicalism, self-sufficiency, self-discipline and tension. ये इसके 16 personality factors जो कैटल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे वो हैं। इनको अगर इसमें लो स्कोर आता है तो उसका क्या मतलब है, और अगर हाई स्कोर आता है तो उसका क्या मतलब है, ये इसमें आपको लिखे हुए यहाँ पे मिल जाएंगी डिटेल्स। कि अगर फर्ज करें वार्मथ पे स्कोर उसका लो आता है क्लाइंट का, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो रिजर्व्ड है, डिटैच्ड है, इम्पर्सनल है, लोगों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं, जैसे इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होती है। और अगर उसमें हाई स्कोर आए तो वो आउटगोइंग और लोगों को पसंद करने वाला, लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला, वो जॉली इंसान होगा, यानी एक्सट्रोवर्ट टाइप होगा। इंटेलिजेंस में अगर जो उसका स्कोर कम आता है तो इसका मतलब वो सिर्फ कंक्रीट थिंकिंग रखता है। इसमें इंटेलिजेंस का वो मतलब नहीं है कि अगर उसमें स्कोर लो आए तो वो उसमें अकल की कमी है, बल्कि वो सिर्फ कंक्रीट चीजों को डील कर सकता है। ये आपने याद रखना है कि ये 16 पीएफ में इंटेलिजेंस पे स्कोर कम आने का मतलब आईक्यू कम होना नहीं है, बल्कि डिफरेंशिएशन हाई और लो स्कोर पे, इंटेलिजेंस पे इस 16 पीएफ के रेफरेंस में यही है सिर्फ कि अगर लो स्कोर आता है तो वो सिर्फ कंक्रीट थिंकिंग करता है, यानी 2 जमा 2 4 जो उसके सामने चीजें हैं जिनको हम ऑब्जर्वेशन में ला सकते हैं, 5 सेंसेस में आ सकती हैं, उन तक उसकी थिंकिंग महदूद रहती है। और अगर उससे बढ़ के वो सोचता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, तो फिर उसका उसमें स्कोर इंटेलिजेंस पे हाई आता है। वो ब्राइट लोग, वो कैंडिडेट्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखते हैं, जो कि उन फिनोमिनन को जो कंक्रीट नहीं होते, इमेजिनेशन लेवल पे भी उनको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो उनका स्कोर पे इसमें हाई आता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे इसके टाइटल से बड़ा क्लियर है कि जो इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे वो इस पे कम स्कोर करेंगे, और जो इमोशनली स्टेबल होंगे, मेच्योर होंगे, काम कूल होंगे, उसका स्कोर इस पे हाई आएगा। डोमिनेंस जो है वो लोगों को डोमिनेट करना होता है। अगर वो इंसान सबमिसिव टाइप का होगा, यानी वो अथॉरिटीज की बात मानता है, उनके साथ कंफॉर्म कर लेता है, बॉडी माइंड से नेचर का है, तो फिर डोमिनेंस पे उसका स्कोर लो आएगा। और अगर वो डोमिनेंट टाइप है, पावरफुल है, असर्टिव है, मुकाबला करने की खसूसियत रखता है, तो फिर वो डोमिनेंस पे ज्यादा स्कोर करेगा। इम्पल्सिविटी अगेन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पल्सिविटी क्या होती है। जब आप बगैर सोचे समझे जो है वो एक्शंस करते हैं, तो दैट इज इम्पल्सिविटी। तो अगर इस पे स्कोर कम आता है इम्पल्सिविटी पे, तो इसका मतलब वो इंसान सीरियस है, सोबर है, वो चीज़ों को सोच समझ के
अच्छे अंदाज से सोचता है और डील करता है। अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादा स्कोर आता है, तो फिर ज़ाहिर है उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन कि वो बंदा जो है वो बहुत जो है वो चीज़ों को लाइटली लेता है और बड़ी जल्दी से रिएक्शन दे देता है। लेकिन उसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन जो है वो ये हो सकती है कि वो बंदा चीयरफुल है, वो एंथुसियास्टिक है, वो बहुत ज़्यादा काम बढ़-चढ़ के करना चाहता है। तो यहाँ पे फिर इम्पल्सिविटी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कॉनोटेशंस हो सकती हैं। देखना हमने ये है कि क्लाइंट की हिस्ट्री और उसके प्रॉब्लम्स क्या बता रहे हैं कि वो किस तरह से इम्पल्सिविटी शो करता है। कंफर्मिटी में आप जब भी रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं या लोगों के साथ मिलके चलते हैं तो वो कंफर्मिटी होगी। लेकिन जब आपका स्कोर लो आएगा तो फिर ज़ाहिर है कंफर्मिटी ही उसमें उलट यानी उसका अपोजिट जो कॉनोटेशन है आप उसको कंसीडर करेंगे। तो अगर E16 PF में उस क्लाइंट की कंफर्मिटी पे स्कोर लो आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो रूल्स को डिसरिगार्ड करता है, लोगों के साथ मिलके नहीं चलता, वो एक्सपीडिएंट नहीं है। और अगर उसमें हाई स्कोर आता है तो वो मॉरलिस्टिक है, वो कंफॉर्मिंग है, वो सोशल और वैल्यूज को, सोसाइटी के नॉर्म्स को, लोगों के एहसासात को सामने रख के फैसला करता है और उनके साथ मिल के चलता है। देन बोल्डनेस है, अगर वो क्लाइंट शर्मीला होगा, टिमिड होगा, रिस्ट्रेंट होगा तो जाहिर है उसका स्कोर लो आएगा। और अगर स्कोर हाई आता है तो फिर वो बोल्ड होगा, वो उसमें इनहिबिशंस नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगा, उसको हम बोल्डनेस पे ज़्यादा स्कोर करता हुआ देखेंगे। जो क्लाइंट टफ माइंडेड होंगे और उनकी जो है वो अपने आप के ऊपर रिलाई करेंगे, उनका सेंसिटिविटी पे स्कोर कम आएगा। और अगर सेंसिटिविटी पे स्कोर ज़्यादा आता है तो हम ये कहेंगे कि वो टेंडर माइंडेड है, वो सेंसिटिव है, वो बड़ा इमेच्योर जो है वो होता है, वो चीज़ों को बड़ा टची होके इमोशनल होके लेता है। सस्पिशियसनेस अगेन जैसे इसके नाम से बड़ा क्लियर है, अगर उस पे स्कोर लो आता है तो वो ऐसा इंसान पॉजिटिव गिना जाएगा, वो अडेप्टेबल है, ट्रस्टिंग है, वो लोगों पे ट्रस्ट करता है। इस पे कम स्कोर आना पॉजिटिव है, लेकिन इस पे ज्यादा स्कोर आना नेगेटिव है। सस्पिशियसनेस ज्यादा होगी तो फिर वो जो है वो लोगों के साथ हमेशा जो है वो शक शुबे का मामला रखेगा। वो लोगों की जो उनके काम हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको हमेशा शक की नज़र से देखेगा। वो अडेप्टेबल नहीं होगा, वो लोगों पे ट्रस्ट करने वाला नहीं। इमेजिनेशन अगर क्लाइंट की ज़्यादा है, कम है, उसमें उसका स्कोर कम आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि प्रैक्टिकल कन्वेंशनल किस्म का इंसान है। लेकिन अगर उसमें स्कोर ज़्यादा आता है तो फिर उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाएगी कि वो इम्प्रैक्टिकल है, वो एब्सेंट माइंडेड है, वो अनकन्वेंशनल। शेड्यूल्डनेस, आपको ये शेड्यूल्डनेस भी ज़ाहिर है नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि नेगेटिव कॉनोटेशन है, पर्सनालिटी की ट्रेट है, तो इस पे कम स्कोर आना उसी तरह से पॉजिटिव गिना जाएगा। यानी जो फोर्थ राइट किस्म के जेन्युइन सीधे साधे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले लोग हैं, वो शेड्यूल्डनेस पे उनका स्कोर कम आएगा। लेकिन अगर शेड्यूल्डनेस पे स्कोर ज्यादा आता है तो फिर उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन होगी कि वो बड़े जो है वो क्लेवर किस्म के, पॉलिश्ड और सोशली अलर्ट हैं, वो कैलकुलेटिंग हैं, वो चीज़ों को बड़ा बारीक बीनी से देख के चालाकी से उसका फैसला करते हैं। ये बारीकी बीनी उसकी देखना, उसका जो है वो सोशल अलर्टनेस होना पॉजिटिव कॉनोटेशन भी होती है, लेकिन ये लोग चालाकी के साथ ये काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे श्रूडनेस कहा गया। इनसिक्योरिटी पे अगर कम स्कोर आता है तो वो इंसान जो है वो सिक्योर, कॉन्फिडेंट कंसीडर किया जाता है। और अगर इनसिक्योरिटी पे ज़्यादा स्कोर आए तो वो सेल्फ ब्लेमिंग और परेशान रहने वाला और मुश्किलात का इजहार करने वाला, मुश्किलात में फंसे रहने वाला इंसान कंसीडर किया जाता है। रेडिकलिज्म पे अगर कम स्कोर आए तो वो जो इंसान है वो सोशेबल होगा, लोगों के साथ मिलके उनकी राय के मुताबिक काम करने वाला होगा, ग्रुप ओरिएंटेड होगा, वो अपनी नहीं मनवाएगा, लोगों के साथ मिलके चलेगा। वो जो है वो कंजर्वेटिव होगा, उसमें सॉरी ये मैं सेल्फ सफिशिएंसी डिस्कस करने लग गया। रेडिकलिज्म में जो इंसान है अगर उसका कम स्कोर आता है तो वो कंजर्वेटिव कंसीडर, रेडिकल हम कहते हैं ना कि वो बड़ा दकियानूसी किस्म का इंसान है। तो जो इंसान बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होगा वो रेडिकलिज्म पे उसके स्कोर्स कम होंगे, वो चेंज को जो है वो पसंद नहीं करेगा, वो
चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उस पर ज़्यादा स्कोर होता है तो हम ये कहते हैं वो लिबरल है, वो एनालिटिकल है, वो इनोवेटिव है, वो दकियानूसी नहीं है बल्कि एक रेडिकल इंसान है। वो जो है वो आगे बढ़ने वाला और चेंज को एक्सेप्ट करने वाला है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि रेडिकलिज्म उसमें नहीं है बल्कि वो दकियानूसी किस्म का, बैकवर्ड किस्म का इंसान। सेल्फ सफिशिएंटी में वो सोशेबल और ग्रुप ओरिएंटेड होगा अगर उसके कम स्कोर रहेंगे, और अगर ज़्यादा स्कोर उस पर कर रहे हैं तो हम उसको रिसोर्सफुल और सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप पे भरोसा रखने वाला, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखने वाला और अपनी स्किल्स पे भरोसा रखने वाला वो इंसान कंसिडर किया जाए। सेल्फ डिसिप्लिन, अगेन अगर उसमें डिसिप्लिन कम है, वो बड़ा इम्पल्सिव किस्म का है, वो ऑर्डर का ख्याल नहीं रखता, तो जाहिर है उसका स्कोर उसमें कम होगा। और अगर वो इंसान जो है वो कंपल्सिव है, वो सोशली प्रिसाइज है, चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली देख के चलता है और ऑर्डर में रखता है, सारी चीज़ें मैनेज रखता है, तो फिर उसका सेल्फ डिसिप्लिन पे स्कोर हाई आएगा। टेंशन पे अगर लो स्कोर आता है तो जाहिर है वो उसकी पॉजिटिव ट्रेड कंसीडर की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ हद तक ये हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाए कि वो अपने रूटीन के काम भी ना कर सके, वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी भी ना गुजार सके। तो इस पे लो स्कोर भी एक खास रेंज से बहुत नीचे जब जाएगा तो फिर इसको भी एबनॉर्मल गिना जाएगा। इसका हाई स्कोर इसका जो है वो अगेन पॉजिटिव कॉनोटेशन है, फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो टेंस होगा, वो जो है वो उसको किसी भी छोटी सी परेशानी से जो है वो डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन अगेन ये एक कुछ लेवल तक टेंशन, इस टेस्ट में भी यही बताया गया है कि कुछ हद तक इसकी टेंशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर वो नहीं हो तो फिर हम जिंदगी में कोई काम कर ही नहीं सकते। जैसे वो एंग्जाइटी के लिए हम कहते हैं कि आप अपने अगर नॉर्मल रेंज की एंग्जाइटी नहीं है तो फिर आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि आप सुबह टाइम पे उठ के कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकते। तो उसकी भी एक लेवल रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो उसके बाद इसके जो 4 इंडाइसिस जो कि बड़े कॉमनली यूज भी हैं, एक्सट्रोवर्जन का कॉन्सेप्ट आपने बड़ा प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सट्रोवर्जन पे आप जब देखेंगे कि क्लाइंट या तो वो इंट्रोवर्टेड होगा या एक्सट्रोवर्टेड होगा, आउटगोइंग है या वो अपने ही अंदर मगन रहने वाला इंसान है। तो ये जो है वो सेकंड ऑर्डर इंडेक्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर सेकंड जो इसका इंडेक्स था सेकंड ऑर्डर का, दैट वाज एंग्जाइटी, या क्लाइंट आपका वो उसमें लो एंग्जाइटी होगी या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। टफ वाइजनेस में उसकी सेंसिटिविटी, इमोशनलिज्म या तो उसके अंदर होगी या फिर टफ वॉइस होगा, वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप टू द राइट डिसीजंस लेने वाला इंसान होगा। और इंडिपेंडेंस में या वो डिपेंडेंस होगा या वो इंडिपेंडेंस होगा। लाइकवाइज वही 16 ट्रेड्स के अगर वो लो स्कोर करता है तो वो इंट्रोवर्ट, लो एंशियस, सेंसिटिव और डिपेंडेंट कंसीडर किया जाएगा। और अगर इन पे हाई स्कोर करता है तो फिर उसको हम एक्सट्रोवर्ट, हाईली एंशियस, टफली वॉइस और इंडिपेंडेंट इंसान कंसीडर करते हैं। तो ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स और 4 सेकंड ऑर्डर इंडाइसिस के साथ ये EPPS में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिनको हम चेक करते हैं। और नॉर्मल पॉपुलेशन पे ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है, एबनॉर्मल के लिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आइजन पर्सनैलिटी क्वेश्चनर है, इसकी ये इसी क्लासिफिकेशन में चूंकि आता है, फैक्टर एनालिटिकली डिराइव्ड क्वेश्चनर, तो इसको ये भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इसको डिटेल में डिस्कस भी नहीं करते। फिर ये EPPS के कुछ इंटर कोरिलेशंस हैं, ये मैनुअल में भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे भी उन्होंने दिए गए हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कोरिलेशंस कैसे हैं, कितने हैं, इनको आप देखने की जरूरत नहीं है कि आप इनको याद करते रहेंगे कि जी कितना किसका कोरिलेशन है। ये हमारे उस अंदाज से याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये जस्ट मैनुअल से देख के अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी आती है जी, क्राइटेरियन कीड इन्वेंट्रीज। क्राइटेरियन कीड इन्वेंट्रीज, इनको क्राइटेरियन कीड इन्वेंट्री क्यों कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम MMPI टेस्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक ही टेस्ट इस कैटेगरी का, इस क्लासिफिकेशन का,
PPPS आप सॉरी MMPI आप लोग जो है वो एडमिनिस्टर भी कर चुके हैं प्रैक्टिकली। MMPI was originally designed and presented by McKinley and Hathaway। ये टेस्ट जो है वो 1943 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, पब्लिश किया गया, और उसके बाद MMPI 2 जो इसका सेकंड वर्जन था वो 1989 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो फर्स्ट वर्जन MMPI 1 है इसमें आइटम्स 566 की, और जो सेकंड वर्जन जो कि 1989 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसमें आइटम्स 567 थी। एक आइटम उसमें पहले वर्जन से ज्यादा थे, उसका डाटा भी थोड़ा सा ज्यादा, जो नॉर्मेटिव ग्रुप है वो भी उससे ज्यादा लिया गया था। जो आप लोगों ने टेस्ट यूज किया है वो उर्दू ट्रांसलेशन है, लईक मिर्जा की ट्रांसलेशन। उसमें जो है वो आइटम्स आपको अब याद होगा, आपने चूंकि एडमिनिस्टर भी कर लिया हुआ है, प्रैक्टिकली कर लिया हुआ है, वो 399 आइटम्स का है। ये अगर आपसे ये कहीं पे किसी फोरम पे पूछा जाता है या आप कहीं कोई प्रेजेंट कर रहे हो या MMPI की बात कर रहे हो, तो अगर ये बात आए कि जी उसकी कितनी आइटम्स हैं, तो फिर ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि MMPI 1 की 566 आइटम्स थी, MMPI 2 की 567 आइटम्स थी, और लईक मिर्जा की जो उर्दू ट्रांसलेटेड वर्जन है उसकी 399 आइटम्स हैं। उसके फिर जाहिर है स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के रूल्स भी इनसे थोड़ा सा वेरी करते हैं, उसको दोबारा से अडेप्ट चूंकि उर्दू ट्रांसलेशन को किया गया है। लेकिन क्लिनिकल स्केल्स उतने ही हैं, 10 क्लिनिकल स्केल्स वो MMPI 1 में भी वही थे, MMPI 2 में भी वही थे, और जो आपका ट्रांसलेटेड वर्जन उर्दू वर्जन है उसमें भी 10 क्लिनिकल स्केल्स और 4 वैलिडिटी स्केल्स जो आप यूज करते हैं उन्हीं पे जो है वो सारी स्कोरिंग उन्हीं के अकॉर्डिंग की जाती है। MMPI के जो जिन चीज़ों को फोकस किया गया इस टेस्ट को डेवलप करने के लिए, चूंकि ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए या डिसऑर्डर को मैयर करने और उसको डायग्नोज करने के लिए डेवलप किया गया था। इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, बल्कि इसकी बेसिस पे आप डायग्नोसिस देते हैं सोशल इंट्रोवर्जन की, स्किज़ोफ्रेनिया की, पैरानोया की, हाइपोमेनिया की, हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, ये सारी डायग्नोसिस आप इसकी बेसिस पे देते हैं। तो इसमें जो जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स, जो प्रॉब्लम्स जिनको टैप करना था इस टेस्ट के थ्रू, जिसको फोकस किया गया, वो यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आएगी। हेल्थ कंसर्न्स लोगों के जो है वो हम टैप करते हैं इसके थ्रू, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिटल रिलेशंस, work related problems, depressive and manic symptoms, obsessive and compulsive states, delusions and hallucinations, anxiety and phobias, anger control, antisocial practices, alcohol and drug abuse, self-esteem, social adjustment, type A behavior, masculinity and femininity, negative treatment indicators or response validity, for example, improbable virtues। तो ये चीजें, ये सारे एस्पेक्ट्स, इनको ज़हन में रख के इन एरियाज को कवर करने के लिए असल में ये टेस्ट डेवलप किया गया था। इसमें जो वैलिडिटी स्केल्स हैं, 4 वैलिडिटी स्केल्स, वो जो स्केल्स हैं उनकी आइटम्स कितनी हैं, वो बेसिकली इंटेंशन उनकी क्या है, वो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद हम क्लिनिकल स्केल्स पे जाएंगे। जो कैन नॉट से स्केल है, जाहिर है जो आइटम्स खाली छोड़ देगा, क्योंकि ये फोर्स चॉइस इन्वेंट्री नहीं है। इसमें अगर कोई क्लाइंट किसी आइटम पे रिस्पांस नहीं देना चाहता आपके सेकंड टाइम भी पूछने के बावजूद, तो आप उसको फिर मजबूर नहीं करते कि वो हर आइटम को रिस्पॉन्ड करे। तो जो आइटम्स उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया जिन पे, वो कैन नॉट से होंगी, और वो उसकी फिर जाहिर है कोई रेंज हम नहीं बता सकते कितनी आइटम्स हैं, वो टोटल पे भी हो सकता है सारे भी रिफ्यूज कर दे, तो जाहिर है वो फिर वैलिड टेस्ट नहीं कंसीडर होगा। अगर उसमें वो सारी जो है वो रिफ्यूज कर देता है, तो फिर तो हम बाकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते। तो इसमें जो है वो हम उसकी ओमिटेड रिस्पॉन्सेज जो हैं उसकी बेस पे उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी डिफेंसिवनेस बेसिकली जो है वो चेक कर रहे होते हैं, उसका डिप्रेशन और उसकी इंडिसाइसिवनेस चेक कर रहे होते हैं कि अगर वो ज्यादा आइटम्स खाली छोड़ देता है तो डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो इंडिसाइसिव है या डिप्रेस्ड है या वो डिफेंसिव हो रहा है, चीजों को छुपा रहा है। तो कैन नॉट से में हम जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन इन एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। जो लाई स्केल है
उसकी 15 आइटम्स हैं टोटल। इस पूरे टेस्ट में जो डिफरेंट जगह पे रखी गई हैं वो उसी तरह से जैसे ईपीपीएस में आपने वो कंसिस्टेंसी निकालते हैं ना 15 आइटम्स की, यहाँ पे भी जो 15 आइटम्स लाइव स्केल पे रखी गई हैं वो रिपीट हुई हैं। वहां पे ईपीपीएस में बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं किया गया रिपीट आइटम्स में, लेकिन यहाँ पे जो 15 आइटम्स एमएमपीआई में रखी गई हैं वो उसकी नेचर उन आइटम्स की वही है, लेकिन वर्ड्स में थोड़ी सी वेरिएशन उसमें मौजूद है, ताकि आप उसको चेक कर सकें क्लाइंट को कि वो आपको जानबूझ के गलत रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहा है, एक जगह पे कुछ कह रहा है दूसरी जगह पे कुछ कह रहा है। तो ये लाइव स्केल जो है वो उसके साइकोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन बेसिकली बता रही होती है, और अगेन डिफेंसिवनेस भी उसमें पता चलती है। अगर वो जानबूझ के ये कर रहा है, वो सोशल डिजायरेबिलिटी की वजह से जो है वो रिस्पॉन्सेज चेंज कर रहा है, तो भी उसमें जो है वो नजर आ जाएगा। और अगर वो डिफेंसिव हो रहा है तो फिर उसके ओमिटेड रिस्पॉन्सेज भी इसके साथ साथ ज्यादा होंगे। एफ स्केल जो है उसकी टोटल 60 आइटम्स इसमें जो है वो रखी गई। ये ओरिजिनल जो वर्जन है इसका MMPI 2, ये उसके अकॉर्डिंग आइटम नंबर्स हैं। जो आपका जो अडेप्टेड वर्जन जो आपने उर्दू ट्रांसलेशन वाला यूज किया है उसमें इसकी नंबर ऑफ आइटम्स कम हैं। ये जो नंबर ऑफ आइटम्स एल स्केल की एफ स्केल की यहाँ पे बताई जा रही हैं 15 आइटम्स 60 आइटम्स, ये MMPI 2 के अकॉर्डिंग बताई जा रही हैं, जिसके टोटल आइटम्स 567 थी। ये आपने इसको याद रखना है। इसमें जो के स्केल है अगेन वो आपकी डिफेंसिवनेस, टोटली प्योरली डिफेंसिवनेस आपके क्लाइंट की मेजर कर रहा होता है। इसमें 22 आइटम्स रखी गई हैं। अगर क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एम्बिशंस को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो के स्केल पे उसका स्कोर बहुत ज़्यादा होगा। हम इस पे के और एफ स्केल को बेस बना के प्रोग्नोसिस भी असल में दे रहे होते हैं। जाहिर है जो बंदा बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता, तो उसके ठीक होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो प्रोग्नोसिस उसकी बहुत ज्यादा लो होती है। इस पे ज्यादा स्कोर आने पे हम उसकी प्रोग्नोसिस को गार्डेड होना या उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होना भी अज्यूम कर रहे होते हैं इनके स्कोर्स को देखने के बाद। MMPI में जो स्केल्स हम यूज करते हैं क्लिनिकल स्केल्स, वो तीनों फॉर्म्स में आपको मैंने जैसे बताया कि आइटम्स तो वेरी करती हैं तीनों फॉर्म्स में। तीनों इसके जो वर्जन हैं, जो MMPI 1 है और 2 है, उसमें आइटम नंबर्स डिफरेंट हैं। एक में 566 हैं, दूसरे में 567 है, और आपका जो उर्दू ट्रांसलेटेड वर्जन जिसमें 399 है। लेकिन 4 वैलिडिटी स्केल्स और 10 आपके जो क्लिनिकल स्केल्स हैं वो 10 के 10 सेम हैं सारे फॉर्म्स में, सारे वर्जन्स में। वो फर्स्ट वन इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सेकंड इज डिप्रेशन, हिस्टेरिया, साइकोपैथिक डेविएशन, मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोया, साइकोस्थेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, हाइपोमेनिया और सोशल इंट्रोवर्जन है। ये 10 स्केल्स जब हम MMPI डिस्कस कर रहे EPPS डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने ये बताया था आपको कि जैसे उसकी एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट हैं, वो उसी तरह से एब्रीविएशंस लिखी जाएंगी। जहां भी टेक्निकल फोरम पे आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं या आप कोई टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वही एब्रीविएशंस आपने यूज करनी है। उसी तरह से MMPI में भी ये एब्रीविएशन स्पेसिफाइड हैं। डिप्रेशन के लिए आप कभी DEP नहीं लिखेंगे, बल्कि MMPI के स्केल डिप्रेशन के लिए हमेशा एब्रीविएशन D यूज होगी, बस अकेले D। हिस्टेरिया के लिए HY यूज होगी, HYS या कोई और एब्रीविएशन आप नहीं बनाएंगे। तो MMPI में जहां पे एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ साथ इनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। यानी नंबर 1 पे हमेशा हाइपोकॉन्ड्रियासिस लिखा जाएगा, नंबर 2 पे हमेशा डिप्रेशन लिखा जाएगा। क्लिनिकल रिपोर्ट जब जाहिर है आप क्लाइंट को रिपोर्ट देंगे किसी टेस्ट की, तो उसमें तो जाहिर है आप चीज़ों को टेक्निकल वे में नहीं लिखेंगे, बल्कि इस अंदाज से लिखेंगे कि वो उसको समझ सके। या कोई नॉन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के अलावा किसी को रिपोर्ट भिजवा रहे हैं, किसी स्कूल टीचर को या फैमिली मेंबर को, तो उसमें भी आप टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को या किसी और साइकोलॉजिस्ट को कोई रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसमें टेक्निकल टर्म्स आप अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर अगर आप ये लिखें कि सेकंड स्केल ऑफ द MMPI, तो हर टेक्निकल प्रोफेशनल उससे डिप्रेशन ही मुराद लेगा, क्योंकि यूनिवर्सली ग्लोबली इन 10 के 10 क्लिनिकल स्केल्स को इन्हीं नंबर्स के साथ याद किया जाता है। 5वां स्केल ऑफ MMPI हमेशा मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 5th
क्लिनिकल स्केल ऑफ MMPI लिख लें, सिर्फ उसका नाम ना लिखें, तो उसका मतलब हर टेक्निकल बंदा मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी ही समझेगा। और जो 10th क्लिनिकल स्केल है उसको 10 नहीं लिखते बल्कि 0 से डिनोट करते हैं। तो ये कई करेक्शंस भी इसमें आपको जो है वो आपने प्रैक्टिकली की भी हैं, वो लिखी हुई हैं, इनकी वेटेज कितनी कितनी है। इसमें जो साइकोस्थीनिया और स्किज़ोफ्रेनिया की 1-1 लिखी हुई है, ये आपको 0.1 करवाई गई है एडेप्टेड वर्जन के लिए, क्योंकि उसकी स्कोरिंग का मेथड हमने जो है वो एडेप्टेड वर्जन वाला यूज किया, तो उसमें ये 0.1 है। तो आपकी जो इसमें अगर इनमें स्कोर ज्यादा आता है इन क्लिनिकल स्केल्स पे, तो उसकी इंटरप्रिटेशन फिर कैसे होती है। जाहिर है हाइपोकॉन्ड्रियासिस के जो मीनिंग्स हैं, जो हमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आपने जाहिर है डिसऑर्डर्स को पढ़ा होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, आपको पता है कि ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो अगर इन पे स्कोर हाई आएगा तो फिर वही जो आपने एक्सप्लेनेशन उसकी पड़ी हुई है उन डिसऑर्डर्स की, उसमें क्या क्या होता है वो आपको फिर समझ आ जानी चाहिए कि अगर हाइपोकॉन्ड्रियासिस पे स्कोर क्लाइंट का ज्यादा आता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें प्री ऑक्यूपेशन जो है वो फिजिकल प्री ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा है, वो अपने प्रॉब्लम्स, जिस्मानी प्रॉब्लम्स उसमें बहुत बड़े हुए हैं जो कि साइकोलॉजिकल नेचर के हैं। ये नहीं कि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो फिर तो जाहिर है उसके जोड़ों में, उसके घुटनों में, उसके कोहनियों में दर्द होगा ना, लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियासिस में फिजिकल जो प्री ऑक्यूपेशंस हैं वो साइकोलॉजिकली बढ़ी हुई होती हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होती फिजिकली। डिप्रेशन पे अगर ज्यादा स्कोर आता है तो उसमें सैडनेस की फीलिंग्स, होपलेसनेस की फीलिंग्स होंगी। हिस्टेरिया पे ज्यादा आता है तो वो इमेच्योर, और डिप्रेशन, डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म्स जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हिस्टेरिक पेशेंट्स जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ये उस वक्त चूंकि हिस्टेरिया कहा जाता था, अब हम इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाहिर है आपको पता होगा, हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एपिलेप्सी को और हिस्टेरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर को, तो आपको वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाएगा। तो हम इसमें नॉर्मली जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो मैच्योरिटी के हवाले से उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है अगर उसका स्कोर ज्यादा आता है। जो साइकोपैथिक डेविएट होंगे उसमें अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होगा, इम्पल्सिविटी उसमें जो है वो बहुत ज्यादा होगी। मस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, ये जाहिर है अकॉर्डिंग टू जेंडर आप इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर वो वुमेन में मस्कुलिन इंटरेस्ट है या औरतों में जो है सॉरी जो मर्द हैं उनमें अगर जो है वो फेमिनिनिटी के एस्पेक्ट ज्यादा हैं, यानी उनमें जिसको सादा जुबान में वो कहते हैं ना ये लड़का तो लड़का लगता ही नहीं है, इसकी तो आदतें लड़कियों वाली हैं। तो अगर किसी इंसान मर्द में औरतों वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा नजर आती हैं तो उसको फेमिनिनिटी से डिस्क्राइब करते हैं। और किसी औरत में अगर मर्दाना एस्पेक्ट्स झलकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये औरत बिल्कुल मर्दाना वार लड़ी, इसने तो मर्दों के पीछे छोड़ दिया, तो वो फीमेल उसको हम मस्कुलिन टेंडेंसीज उसके साथ लेबल करते हैं, उसमें मस्कुलिनिटी का एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। और अगर किसी मर्द में मर्दानगी या उसके एस्पेक्ट्स नजर आएंगे तो फिर वो मस्कुलिन नहीं गिना जाएगा, वो तो उसकी नॉर्मल जो है वो प्रैक्टिस है ना, वो उसमें वो ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। और किसी औरत में औरतों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होना एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो मस्कुलिनिटी फेमिनिटी पे जब भी स्कोर ज्यादा आएगा तो वो अकॉर्डिंग टू जेंडर होगा कि अगर उस जेंडर के अपोजिट जेंडर वाली खसूसियात उसमें हैं तो फिर इस पे उसका स्कोर ज्यादा है। पैरानोया में तो अगेन सस्पिशियसनेस चूंकि होती है, हॉस्टिलिटी होती है, तो इस पे स्कोर ज्यादा आता है तो वो इंसान सस्पिशियस और डिलूजनल इंसान जो है वो कंसीडर किया जाएगा। साइकोस्थीनिया, एंजाइटी और जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव थिंकिंग जिस इंसान की होगी उसमें साइकोस्थीनिया में उसका स्कोर ज्यादा आता है। स्किज़ोफ्रेनिया आप लोगों को पता है कि वो किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स और उसमें रियलिटी कांटेक्ट खत्म होने का जो है वो बेसिक फीचर्स हैं, तो जिनमें ये प्रॉब्लम्स नजर आएंगी वो स्किज़ोफ्रेनिया पे उनका स्कोर ज्यादा हो। हाइपोमेनिया, मेनिया और हाइपोमेनिया का डिफरेंस आपने जाहिर है नॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो अगर हाई एनर्जी और जो है वो एजिटेशन उस इंसान में पाई जाती है तो वो एक खास लेवल तक, उससे ज्यादा नहीं, तो हाइपोमेनिया हम उसको जो है वो उसका स्कोर ज्यादा उसका होता है। सोशल इंट्रोवर्जन में शाइनेस और इंट्रोवर्टेडनेस, जो इंसान बहुत आउटगोइंग नहीं है वो सोशल इंट्रोवर्जन में पे ज्यादा स्कोर करेगा।
तो ये सारे इसके 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं MMPI के, जिनकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। ये एक एग्जांपल भी दी गई है यहाँ पे कि डिफरेंट इसके इंटरप्रिटेशंस के मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। अभी जैसे आप उर्दू वर्जन यूज कर रहे हैं लाइक मिर्जा की, वो इंटरप्रिटेशन के सारी जो चीजें हैं उनको आप यूज करते हैं, और उसमें डायग्नोस्टिक लेवल भी आपको पता है कि 70 परसेंटाइल जो 70th परसेंटाइल है वहां पे आप डायग्नोज कर देते हैं उस डिसऑर्डर को। अगर 70 या उससे ज्यादा टी स्कोर आता है किसी भी क्लिनिकल स्केल पे तो वो डायग्नोजेबल कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन ये एक और इंटरप्रिटेशन का मेथड जो 1974 में दिया गया लेक्चर की तरफ से, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है एक स्केल को, उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि जैसे पैरानोया स्केल पे अकॉर्डिंग टू दैट ऑथर वो ये कहता है कि अगर टी स्कोर आपका 27 से 44 तक आए तो वो स्टबर्न और टची किस्म का इंसान होगा। लेकिन अगर 45 से 59 तक आए तो उसमें जो है वो सेंसिटिविटी और उसका लेवल जो है वो और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा। और अगर 60 से 69 तक आए तो फिर रिजिडिटी और ओवर सेंसिटिविटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर आएगा। 70 से 79 तक उसको रिजिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको फिर लेवल की बात नहीं करेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि ये एग्जैक्टली रिजिड है, टची है, और वो ब्लेम हॉस्टिलिटी के उसमें एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। और अगर 79 से 100 के दरमियान में आता है तो फिर हम उसको डिल्यूजनल पैरानॉइड की तरफ ले जाते हैं। फिर सिंपली पैरानॉइड सस्पिशियसनेस नहीं है, बल्कि वो डिल्यूजन्स बकायदा उसमें आ गए हैं। तो ये डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशंस आपके टी स्कोर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑथर्स की हैं, वो आप जो मैनुअल यूज कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। देन इस कैटेगरी में, इस क्लासिफिकेशन में कुछ और टेस्ट हैं वो जो हम चूंकि यूज नहीं करते बेसिकली, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करने जा रहे हैं। चलें, यहाँ तक जी ये आपका MMPI तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये आपकी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट या ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट है। ये चैप्टर हमारा जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसको आप पढ़ लें, इस लेक्चर को आप सुन लें। मजीद आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।